तो बदनावर में उपचुनाव की जंग कैसी रहेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार स्टूडियो मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी है। बदनावर से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे स्वराज संवाददाता मनोज सोलंकी। साथ ही बात होगी दोनों पार्टियों के संभावित प्रत्याशियों से भी। मनोज, आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी आ रही है। मनोज, क्या रहेगा इस बार? हालांकि दत्ती गांव जी हैं राजवर्धन सिंह, उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी 1998 में लड़ा था, लगभग 30,000 से ज्यादा मत पाए थे। वो ये अपने आप में प्रभाव है। 2003 में भी जीता, 8 में भी जीता, 13 में जरूर हार गए थे वो शेखावत जी से। अब 18 में 40,000 से जीते। मगर जब अब उन्होंने दल बदल कर दिया है, और दल बदल करने के बाद जनता का क्या रूप है उनके प्रति? जी, आपको बता दूं कि दत्तीगांव परिवार का बदनावर से वर्षों से नाता रहा है। इनके पिताजी जो स्वर्गीय प्रेम सिंह दत्तीगांव, वो भी बदनावर से चुनाव लड़े थे। तो राजवर्धन सिंह जी यहाँ से लगातार 5 चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस प्रकार से दत्तीगांव का बदनावर क्षेत्र में काफी दबदबा भी है। और अभी जब 2018 के चुनाव हुए थे तो उस समय उन्होंने 41,506 वोटों से जीत दर्ज करी थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत थी। और अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनका इस्तीफे का कारण बताया जा रहा है कि क्षेत्र की जनता को उनका हक नहीं मिल पा रहा था, तो इसी कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अब यहाँ पर चुनावी घमासान भी देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन चल रहा था, किंतु दोनों दल यहाँ पर अपने अपने हिसाब से बैठकें कर रहे थे, तो चुनावी गणित जमा रहे हैं। मनोज, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि दल बदल, एक सामान्य उनको जनता ने 41,500 वोट से जो चुनाव जिता के भेजा था 5 साल के लिए, और ये भी जान रहे सब कि चूंकि उनको मंत्री नहीं बनाया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सरकार गिर गई कांग्रेस की। कांग्रेस से वो जीते थे। ऐसी स्थिति में वो जनता का क्या मूड है? आपने जनता का नब्ज टटोलने का प्रयास किया है कि दत्ती गांव जी को उनके दल बदल करने के बाद भी 15 माह में चुनाव 16 माह में कराने के बाद भी बाध्य कर दिया जनता को फिर से वोट डालने के लिए? तो उसमें जनता क्या सोच रही है? क्या उनके प्रति वो शायद राज परिवार से जुड़े हैं तो आज भी जनता उनसे जुड़ी है? जी, आपको बता दूं कि 2013 के जब चुनाव हुए थे तो भंवर सिंह शेखावत यहाँ पर इंदौर से आकर चुनाव लड़े थे। तब जनता को उम्मीद बन गई थी कि बदनावर विधानसभा क्षेत्र का कोई नेता मंत्री बनेगा। उस समय भंवर सिंह जी को मंत्री नहीं चुनाया गया था। तो 2018 के जब चुनाव हुए थे तो यहाँ पर कांग्रेस के जो बड़े नेता आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि बदनावर की जनता को उसका हक मिलेगा और मंत्री बनाया जाएगा। तो जब दत्तीगांव चुनाव जीत गए थे तो पहली बार जब बदनावर आए थे तो उन्होंने 27 मार्च को उन्होंने घोषणा करी थी कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा क्योंकि मुझे मंत्री नहीं बनाया गया हूँ, मैं क्षेत्र की जनता को उसका हक नहीं दिला पाया हूँ, तो इसलिए मैं विधायक पद से इस्तीफा दूंगा। इसीलिए जनता भी उनसे जुड़ी हुई है क्योंकि कार्यकर्ता काफी नाराज थे। और अभी दत्तीगांव के पक्ष में करीब 3,000 से अधिक कार्यकर्ता अपने अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। इस कारण लगता है कि दत्तीगांव के साथ में जनता रहेगी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी यहाँ पर सक्रिय हो गया है। तो इस कारण यहाँ पर दत्तीगांव अभी फिलहाल तो भारी दिख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में भी प्रत्याशी का काफी छोटा पड़ रहा है, कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस का भी कोई प्रत्याशी है जो ढंग से उनको चुनौती दे सके? जी, आपको बता दूं कांग्रेस में करीब 14 प्रत्याशी है जो अपने अपने हिसाब से विधानसभा के टिकट मांग रहे हैं, जिसमें धार के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है बालमुकुंद सिंह गौतम, वो भी यहाँ पर दावेदार है। उनके जो छोटे भाई है मनोज सिंह गौतम, वो भी दावेदार है। यहाँ पर कमल सिंह पटेल जो है ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो भी दावेदार है। और दिग्विजय सिंह जी के रिश्तेदार है यहाँ पर बखतगढ़ ठाकुर साहब, हरिनारायण सिंह जी पवार, वो भी दावेदार है। अभिषेक कल्ला मोदी है, मनीष बोपड़िया है, जीपी सिंह जी है। लगातार कई लोग यहाँ पर दावेदार है। और स्थानीयवाद अभी यहाँ पर फिलहाल में चल रहा है। स्थानीय नेताओं की मांग है कि बदनावर लोकल के किसी नेता को टिकट दिया जाए और स्थानीयवाद यहाँ पर काफी मजबूत तरीके से चल रहा है। और स्थानीय जो नेता है उन्होंने अपनी मांग से कमलनाथ जी को भी अवगत करा दिया है कि इस बार टिकट बाहर के व्यक्ति को न देकर स्थानीय को दिया जाए। जी सर। अग्निहोत्री जी, जो हम बता रहे हैं हमारे मनोज, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में चूंकि 14 प्रत्याशी दावेदार, सबोटेज होना तय है ऐसा लग रहा। इधर बीजेपी का एक अपना संगठन है और संगठन के बीच में जब संघ आगे निकलता है और बीजेपी के बड़े नेता पहुंचते हैं तो ये जो सबोटेज होता है उसको खत्म कर देते हैं। हालांकि दत्तीगांव जी के अगेंस्ट में जो बीजेपी के लड़ते रहे होंगे उनको थोड़ा सा कहीं न कहीं कष्ट जरूर होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दत्तीगांव जी का, राजवर्धन सिंह का मतलब पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। क्या लगता है? मैं यही बात मनोज से पूछना चाह रहा था कि जो शेखावत जी हैं जी या उनके जो समर्थक हैं जी, जो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के खिलाफ वहां पर चुनाव लड़ते आए हैं जी, तो क्या उनमें इस तरह का कोई असंतोष नहीं होगा
कि कांग्रेस से त्यागपत्र देकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण वो भारतीय जनता पार्टी में आए और अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दिया। अब ये कहना कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया, ये बात तो कुछ बहुत ज़्यादा हजम नहीं होती। हालांकि मनोज कह रहे हैं कि वहाँ की जनता इस बात से संतुष्ट है कि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि चूंकि मुझे मंत्री नहीं बनाया गया तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दूंगा, उसका कोई बहुत ज़्यादा असर वहाँ पर होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के जो अपने कमिटेड वोटर्स हैं वो और भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कमिटेड वोटर्स हैं, दोनों मिलकर के तो दत्तीगांव का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी नजर जरूर आता है। लेकिन जो 14 उम्मीदवार जो दावेदार जो बताए जा रहे हैं उम्मीदवारी के, तो उन 14 में से कौन जो स्थानीय नेता होगा जिसको कि कांग्रेस आला कमान जो चुन करके वहां पर खड़ा करेगा, ये भी बहुत ज्यादा कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये तो तय है कि राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस से अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि वहां कौन उम्मीदवार होगा। और जो 14 लोग हैं उनमें से सब एक दूसरा के वोट काटने या सबोटाज करने की स्थिति में नहीं होंगे, ऐसा भी कहना जरा मुश्किल होगा। देखने वाला होगा। बदनावर में ऐसी कोई फाइट बहुत ज़्यादा मुझे दत्तीगांव के खिलाफ नज़र नहीं आती जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर नुकसान उठाना पड़े। आपने कहा मनोज जी से पूछ लेते हैं। मनोज, जो भाजपा से दत्तीगांव से चुनाव हारते रहे हैं राज्यवर्धन सिंह जी से, उनके बीच में क्या माहौल है भाई? उनको भी अब ये लग रहा होगा कि स्थापित बीजेपी के नेता हो जाएंगे और वहां के जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं, पुराने नेता, उनका भविष्य निश्चित तौर पे आप भी जान रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह लग जाएगा उनके भविष्य जी के साथ जो काम करते हैं। जी, आपको बता दूं कि जो पूर्व विधायक है भंवर सिंह शेखावत जी, उन्होंने अभी बदनाम में 2-3 बार कार्यकर्ता की मीटिंग भी ली थी। अभी उन्होंने बोला है कि पार्टी जो निर्णय करेगी वो सर्वमान्य है और पार्टी के साथ में है। हालांकि अभी कोई खुलकर विरोध तो नहीं कर रहा है, किंतु ये जब चुनाव में पता चल पाएगा कि कोई खुलकर विरोध कर रहा है। मनोज, हम आपको रोकेंगे थोड़ा सा। हमारे साथ राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी खुद हमारे साथ दूरभाष पे हैं। राज्यवर्धन सिंह जी, एसके त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। राज्यवर्धन सिंह जी, अभी मैं अपने वहां संवाददाता से यही बात कर रहा था कि जिनको आप अभी 2003, 8 और 18 में हराए हैं, उनके कार्यकर्ताओं को भी आपने हराया है। आज वो क्या आपके साथ पूरी तरह से रहेंगे? देखिए, जब संगठन और हर तरीके से आपका समन्वय हो जाता है जी, तो ये राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं, राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता होती है जी, वो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या वैमनस्यता नहीं होती है जी। और मैंने ऐसा भाव या विचार कभी नहीं रखा जी कि तरीके से मैं पॉलिटिक्स करूंगा, मैंने करी हो। तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत मेरा कहीं किसी से किसी प्रकार का ऐसा विवाद है या ऐसी कटुता है कि हम एक दूसरे को आपस में मिलके कोई भी कार्य हो उसे साथ में न कर पाए जी। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आएगी जी। और जहाँ आवश्यकता होगी जी बैठ के बात करने की और कहीं शंका का समाधान करने की, तो खुले मन से खुले दिल से करेंगे जी। कांग्रेस के हमारे साथ राठौर जी भी हैं, जेपी सिंह राठौर पूर्व जनपद अध्यक्ष भी हैं, वो आपकी बात सुन रहे थे। राठौर साहब, अभी जो मैंने एक तरह से सर्वे किया उसमें लग रहा है ऐसा कि एक बार फिर से राज्यवर्धन सिंह जी का पलड़ा उपचुनाव में भी भारी दिखता है, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत बात है। राज्यवर्धन का पलड़ा बिल्कुल कमजोर हो चुका है। पार्टी छोड़ देने से आम मतदाता नाराज है, जिन्होंने इनको समर्थन किया उनका विश्वास भंग हुआ है जी। और ये एक तरह से आम मतदाताओं के साथ में धोखे वाली राजनीति रही है जिससे लोग पीड़ित है जी। इसलिए उनकी जीतने की कतई संभावना नहीं है। बिल्कुल, चलिए हम मान लेते हैं राठौर साहब की जीतने की, राठौर साहब के राज्यवर्धन सिंह जी जीतने की संभावना नहीं है, लेकिन क्या आपके पास सिर्फ एक ही यही मुद्दा है कि उन्होंने उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, सरकार क्यों गिराई, दल बदल क्यों किया? क्या इसके अलावा भी कोई मुद्दा है? ये तो बहुत छोटा मुद्दा है। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है जी और कोरोना का नकारा है और उस समय जो राजनीति करी है उससे भी आम जनता नाराज है। किसान लोग नाराज हैं कि उनके जो 1 लाख 2 लाख मंजूर हो रहे थे उनको नकारा गया जी। और वो पैसा किसानों को नहीं मिल पाया। अभी बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, उन सबसे लेकर के लोग नाराज हैं।
चल, तो राजवर्धन सिंह जी आपकी बात सुन रहे थे, आप रुकिएगा, राठौर साहब आपके पास फिर आएंगे। राजवर्धन सिंह जी, आपने राठौर साहब की बात सुनी जी? उत्तर देना चाहेंगे? बड़ा ही हास्यास्पद कथन है इनका जी, क्योंकि पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री खुद कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हुए पकड़ाए थे, इनके बेटे से पैसा बांट रहे थे कांग्रेस के विरुद्ध में, और इनका निष्कासन हो गया था 6 वर्षों के लिए, रिकॉर्ड में है। जी, और उससे पूर्व ये जो बात कह रहे हैं 2013 में खुल के इन्होंने भंवर सिंह जी शेखावत जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनके लिए काम किया था, और इनका तो रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने 1993, 98, 2003, 2008, 13 सतत 6 चुनावों में कांग्रेस के कैंडिडेट का विरोध किया है, और पूरी बदलावत जानती है। और जो ये बातें कह रहे हैं, इनके खुद के गांव में इनका सरपंच नहीं है, इनके खुद के वार्ड में इनका पार्षद नहीं है, वो दोनों ही हमारे साथ में है। तो मुझे कोई किसी बात का संकोच चिंता नहीं है। मैंने जो भी किया है खुलेआम सरेआम सबको विश्वास में लेकर किया, और जनता बताएगी, क्या कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव होगा, परिणाम आएगा, अपने आप पूरा हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो राजवर्धन जी, आपके लिए तो अच्छी बात है, आपने कहा कि राठौर साहब कांग्रेस में रहते हुए भाजपा का काम करते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी बात है, फिर से काम कर देंगे। अब वो तो उनकी मंशा है, हो सकता है कि इनको मेरी शक्ल सूरत पसंद न हो तो मेरा न करते हूँ, बाकी का करते हूँ। वैसे निष्कासित थे 6 साल के लिए प्रतापपुत्र दोनों पिछले चुनाव में कांग्रेस विरोधी गतिविधि के लिए। राठौर साहब, ये तो व्यक्तिगत आरोप लग गया आपके ऊपर। जी बिल्कुल, ये झूठा अनर्गल आरोप है, और राजवर्धन सिंह हमेशा अनर्गल आरोप लगाने में माहिर है। मेरा निष्कासन रद्द हो चुका है। मैंने जो आरोप पहले राजवर्धन पे लगाया था कि ये कांग्रेस की माइंडेड आदमी नहीं है, और ये हमेशा जब भी कांग्रेस लड़े हैं बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा करके, राजेश अग्रवाल को, दिनेश पाटीदार को, इनको खड़ा करके इन्होंने अपना चुनाव जीतने की कोशिश करी है, और केवल सिंधिया जी के दम पर ये अपने टिकट लेते आए हैं। जी, और ये बात भी गलत है, इनके पिताजी को विधानसभा क्षेत्र दिखाने वाला पहला मैं व्यक्ति हूँ जी, और उनको जिताया था, विधायक बनाया था। जी, चलिए, तो व्यक्तिगत बातें हो गई, लेकिन राठौर साहब, जनता, आपने कहा किसान परेशान है, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन जो कर्ज माफी का मुद्दा आपने उठाया था कि राहुल जी ने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे किसानों का, वो तो हुआ नहीं, क्योंकि आपके बड़े बड़े नेता भी स्वीकार करते हैं कि 50% किया, ये आपके खिलाफ भी तो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 1.5 घंटे में उन्होंने कर्ज माफी की घोषणा कर दी थी, फिर उसके बाद में 50,000, 1 लाख तक के कर्ज घोषणा करके प्रमाण पत्र दिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि अगर कमलनाथ जी अच्छा काम करते हुए सक्सेस हो गए तो भाजपा को 25 साल तक अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने सारा षड्यंत्र करके 35-50 करोड़ में एक एमएलए को खरीद करके सरकार को गिराया है। तो आपके एमएलए क्यों टूट गए? ये भी उसी लालच में गए, और सिंधिया जी के साथ में। अगर इनका ऐसा था कि मैंने 6 महीने पहले इस्तीफा दिया तो बाकी लोगों को 22 क्यों देते? ये सिंधिया जी के साथ में चले गए, सिंधिया जी के साथ में। तो अब ऐसे में सिंधिया जी भी साथ में है, शिवराज जी भी साथ में है, बीजेपी का संगठन भी साथ में है, 3000 कार्यकर्ता भी इस्तीफा दे चुके हैं। 3000 कार्यकर्ता, फिर किस आधार पे राजवर्धन सिंह जी को आप चुनाव हराने? झूठ लगाते कि 3000 कार्यकर्ता इस्तीफा दे चुके हैं, ये एक बनी बनाई है। 4-5 लोगों ने दिए हैं, उन्होंने अपने साथ में नाम लिख दिए बाकी लोगों के। ये बिल्कुल गलत बात है कि 3000 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिए हैं। चलिए सिंह साहब, आपका अंतिम जवाब थोड़ा सुनना चाहेंगे, सब जनता भी सुनना चाहेगी। हेलो, हाँ सिंह साहब, आपका जवाब सुनना चाहेगी। उन्होंने कहा सारी बातें अनर्गल है। ये बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं राठौर साहब, जो राजेश अग्रवाल जी का कह रहे हैं मैंने लड़ाया। पूरी दुनिया जानती है कि इनके पिता पुत्र दोनों ने खुल के राजेश अग्रवाल जी का काम किया है पिछले चुनाव में, सबको पता है बदनावर में। तो जहाँ तक कर्जमाफी की बात कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए काशी बड़ौदा की सोसाइटी के अंदर जो प्रमाण पत्र कमलनाथ सरकार को बटे थे, उनके खातों में आज तक वो पैसा नहीं आया कर्जमाफी का दूसरे चरण का। अभी परसों शिवराज सिंह जी से मुलाकात करके मैंने उनको कहा है कि कर्जमाफी का पैसा जो कमलनाथ जी कर गए, जिसका हमने उनसे कहा भी कि भाई तत्काल पैसा डालिए, फर्स्ट प्रमाण पत्र मत बंटवाइए। प्रमाण पत्र तो उन्होंने बंटवा दिए, खातों में पैसा ही नहीं डाला सोसाइटियों में। किसानों का भी गेहूं उपार्जन हुआ तो खाते से पैसा कट गया। ये प्रदेश भर में सब लोग जानते हैं भाई, ये तो रिकॉर्डेड बात है। तो जो मेरे पे जितने भी आरोप लगा रहे हैं, इनका निष्कासन रिकॉर्ड में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जाके देखिए, रिकॉर्ड में जो भी बात मैं कह रहा हूँ उसका तथ्य है, उसका आधार है। हवा में इनकी तरह कुंठित होके अंतर्गत आरोप नहीं लगाता है ना। और जहां तक 3000 आए ना आए, देखिए जब चुनाव होगा तो अपने आप मतदान केंद्र पे पता लग जाएगा कि आपके साथ कौन है और हमारे साथ कौन है। तो मैं इस बात पे निश्चिंत हूँ। मुझे पता है
मैंने क्या किया है, सबको विश्वास में लेके किया है, अपने क्षेत्र की भलाई के लिए किया है, बदलावर के लिए किया है, वो मेरे लिए सर्वोपरि है, पहले है। उस क्षेत्र का हित रख के मैंने जो किया है, मेरे ख्याल से जनता उसको समझती है, और समय आने पे खुद परिणाम में आपको सबसे पता लग जाएगा। जी, लेकिन सिंह साहब थोड़ा सा कहीं यहाँ इस समय भी वर्तमान में जो गेहूं की खरीदी हो रही है उसके तुलाई को लेकर के बड़े बड़े तमाम मीडिया में भी आ रहा है कि 7-7 दिन 8-8 दिन तक किसान परेशान हो रहा है। ये कहीं परेशानी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपको भी परेशान कर सकती है। मैं आपको बताऊं ऑन रिकॉर्ड, जहां तक बदलाव विधानसभा का सवाल है, हम प्रयास कर रहे हैं कि 100% गेहूं का उपार्जन हो। मैंने FCI से भी बात करके रेलवे रैक भी लगाए हैं। ट्रांसपोर्टेशन में रोज एवरेज बदलाव से 150 से 200 गाड़ियां उठ रही हैं गेहूं की, और अभी भी जो गेहूं उपार्जन का 26 तारीख आखिरी था, उसको बढ़वा के हम लोगों ने उसको 31 तक कराया, और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि आवश्यकता हो तो उसको 5 जून तक करें, लेकिन 100% किसानों का गेहूं जो रजिस्टर्ड है हम लेने का प्रयास करेंगे। अगर SMS तो छूट गए हैं पुराने तो वापस उनको वापस SMS करवाएंगे, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे। और आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा गेहूं हम लोगों ने लिया है किसानों का, कभी इतना नहीं लिया गया। रिकॉर्ड उत्पादन था। बारदानों की कमी आई, क्यों कमी आई कि पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक आपदा आ गई, वहां से सारे बारदान आते, हमने विभाग से बारदान मंगाए। हमने भरसक प्रयास किया कि जहां से हो सके, जैसे हो सके, कहा के डबल कराने से डबल कराए, जहां से जो भी संभव था। कोरोना का समय है, वैश्विक संकट है, तो इसमें मैं राजनीति नहीं करना चाहता। कोरोना के वैश्विक संकट में मैंने 144 का पालन किया। मैं राजनीति करते करते भूतपूर्व गाँव नहीं घूमा जैसे लोग घूम रहे हैं। मैंने कहा मैं आऊंगा, उससे 144 का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन मैं फोन से निरंतर सभी अधिकारियों के संपर्क में रहा। पूरा मैंने प्रयास किया। अभी भी हमारे पास 31 तक समय है, तो अभी भी प्रयास करेंगे कि 100% हम किसानों का गेहूं जो रजिस्टर्ड है वो लें, और उनको जो भी राहत पहुंचा सकते हैं अवश्य पहुंचाएं। जी, तो राठौर साहब जल्दी आखिरी सवाल आपसे, जब प्रत्याशी दावेदार ज्यादा होते हैं तो सबोटोइज की संभावना ज्यादा होती है। कांग्रेस में अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे मनोज कि 14-15 दावेदार हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, 16 दावेदार हैं, लेकिन 16 ही एक हैं। जी जी, 14 से ज्यादा 16 एक और 16 दृढ़ निश्चय है कि बीजेपी को हराना है। जी, राजवर्धन सिंह को हराना है, ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब का, राजवर्धन सिंह जी आपका, और हमारी शुभकामनाएं आप दोनों लोगों के लिए, स्वराज एक्सप्रेस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मनोज आपके पास, आपने भी राजवर्धन सिंह जी को भी सुना, राठौर साहब को भी सुना। अब ऐसी स्थिति में राठौर साहब कितना सच्चाई बोल रहे थे, और राजवर्धन सिंह जी ने जो कहा कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, बीजेपी का काम करते रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 16-1 है, कोई सबोटेज नहीं होगा। क्या लगता है आपको? जी, आपको बता दूं कि बदलावर में वर्तमान में स्थानीयवाद का मुद्दा काफी आगे चल रहा है। जो स्थानीय नेता है वो सब बोल रहे हैं कि हम एक है और एक को कोई टिकट मिलेगा तो हम काम करेंगे। हालांकि अभी जानकारी मिली है कि बदलाव में स्थानीय नेता को टिकट न देकर धार के मनोज सिंह गौतम को यहाँ पर नाम सबलता से चल रहा है और उनको टिकट मिल सकता है। हालांकि ये समय बताएगा टिकट किसे मिलता है, कि अगर स्थानीय को टिकट नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सभी जो स्थानीय नेता है सभी एक ओपन क्षेत्र में जरूर घूम रहे हैं, किंतु इसकी मजबूत स्थिति अभी यहाँ पर देखी नहीं जा रही, क्योंकि राजवर्धन दस्ती का और बीजेपी का जो संगठन है वो काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। इस कारण यहाँ पर कांग्रेस को काफी मेहनत करना पड़ेगी। तो स्थानीय कौन से दावेदार है नेता, 2-3 नाम बताएंगे? यहाँ पर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष है अभिषेक मोदी, एक ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है कमल सिंह पटेल, एक प्रदेश कांग्रेस के सचिव है मनीष गोपड़िया, एक प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री है सुनील साकला, और एक जिला कांग्रेस के महामंत्री है भगवान सिंह सिसोदिया, और करीब 14 नेता है ये जो टिकट की मांग कर। ईश्वर सिंह डालिया के भी यहाँ पर उम्मीदवार है। स्थानीय मैं पूछ रहा हूँ, स्थानीय ये सभी स्थानीय है सर। मजबूत कौन है इसमें मनोज? चलिए अब वो तो अलग बात है, वो हो जाएगा। अग्निहोत्री जी, स्थानीय 14 है, बाहर के भी और मिला के 32-35 हो गए। हाँ, अब ऐसी स्थिति में नहीं लग रहा आपको कि मामला कुछ टेढ़ा बेढ़ा है? अभी कांग्रेस को तो अपना बहुत ज्यादा वहां पर समेटने की जरूरत होगी। हाँ। मुझे लगता है कि जो सबोटाज की बात अपन कर रहे थे, तो जो 14, 15 और 16 तक ये गिनती चली गई, तो स्वयं सिंह साहब ने कहा कि वो तो 16 उम्मीदवार हैं। जो राठौर साहब ने कहा कि साहब 16 उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं जो उम्मीदवारी का दावा ठोक रहे हैं। तो अब उनमें कितने लोग किस तरह से दूसरे के चयनित होने पर
कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन जो तो जितनी भी बातें दत्ती गांव जी की सुनी और जितनी राठौर साहब की बात सुनी, उससे तो यही लगता है कि दत्ती गांव जी का पलड़ा अभी भी भारी है। और जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना के वैश्विक स्थिति में जिस तरह से उन्होंने बताया कि फ़ोन पर सारे अधिकारियों से बात करके गेहूं उपार्जन की जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो किसानों के लिए, उसके लिए वो लग करके उन्होंने उपार्जित कराने का काम किया है, तो उसका भी असर जरूर पड़ेगा। और जो कर्ज माफी का जो मुद्दा है वो भी जोर शोर से उठेगा इस उपचुनाव में जरूर, क्योंकि 50% से अधिक शायद अभी तक किसी भी किसान का माफ नहीं हो पाया है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो उपचुनाव में उठेंगे। और हाल फिलहाल तो पलड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ मजबूत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अपने कमिटेड वोटर्स और दत्ती गांव के अपने कमिटेड वोटर्स मिलकर के स्थिति को जो है वो पलड़े को एक तरफ झुकाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। मनोज जी, एक बार आखिरी सवाल संक्षेप में कि ये जो 15-16 दावेदार हैं, आप बोले किसी भी एक स्थानीय को दे देंगे तो क्या सारे एक हो जाएंगे? जब भी सर अब बता दूं कि अभी इनकी मीटिंग भी हुई थी गत दिनों, और सभी ने यहाँ पर एक बंद होकर बोला था कि एक को टिकट मिलेगा, हम सब काम करेंगे। हालांकि जिस बात हुई है, अब चुनाव में टिकट मिले तो काम करेंगे या नहीं करेंगे तो अभी पता नहीं चला है। कि एक को टिकट देंगे तो हम सब काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका और अग्निहोत्री जी आपका हमारे साथ संवाद देने के लिए। तो प्रदेश की जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें ज्यादातर बीजेपी की राह आसान नजर आ रही है। हालांकि अगर जनता ने दल बदल को सही नहीं माना तो निश्चित